जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लास में स्वागत करता हूं। हम सभी अभी तक में वर्णमाला चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। आज हमारा नया चैप्टर होगा, क्या आप सभी देख रहे हैं, संधि। क्या होगा? संधि चैप्टर आज हम सभी पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं संधि का जो अर्थ होता है वह क्या होता है। संधि का जो अर्थ होता है, देखते हैं क्या अर्थ। संधि का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? जोड़ होता है और योग होता है, या फिर हम मेल भी कर सकते हैं। क्या लिखते हैं कि जोड़ होगा या योग होगा, या फिर हम इस कह सकते हैं मेल। मेल का अर्थ यहां पर जेंडर से मत लगाना। मेल का अर्थ क्या है कि मिलना, यानी दो वर्णों के यहां पर संधि योग होगा, तो जो दो वर्ण मिलेंगे उनके अर्थ में मेल लिखा गया है। और आप सभी संधि का विलोम शब्द कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर मैं अभी बता रहा हूं लेकिन फिर भी जो बताना चाहें वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जो संधि का विलोम होता है, क्या संधि का विलोम, क्या संधि का विलोम, संधि का विलोम क्या होगा? वह होगा विग्रह। क्या होगा? विग्रह। मेल या जोड़, जुड़ना और अलग करने को विलोम जो होगा वह क्या होगा? विग्रह हो जाएगा। हम देखते हैं क्या कि संधि की परिभाषा क्या होगा। किसकी? संधि की परिभाषा हम देखेंगे। परिभाषा। वर्णमाला के बाद तुरंत संधि चैप्टर लिया गया था आपका। क्यों? क्योंकि जब हम संधि करते हैं तो यहां पर वर्णों का जो क्रम होता है या वर्ण जो होते हैं, यानी वर्णों के मेल से ही हमारी संधि होती है। तो इसीलिए वर्णमाला के बाद तुरंत संधि पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी तो स्वर संधि पहले पढ़ेंगे, फिर व्यंजन। तो व्यंजन संधि में आपको या स्वर संधि में आपको काम आएगी। तो इसलिए अब देखते हैं संधि की परिभाषा क्या होगी। कि जो संधि की परिभाषा होती है, क्या होगा? दो वर्णों के मेल। क्या कि दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होगा, यानी परिवर्तन होगा। विकार का मतलब परिवर्तन होता है। जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, वह संधि कहलाती है, वह संधि कहलाएगी। तो हम लिखते हैं क्या कि दो वर्णों के मेल से, क्या कि दो वर्णों के मेल से जो विकार, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? परिवर्तन। क्या? परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, क्या विकार उत्पन्न हो, उसे क्या उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? कि उसे संधि कहते हैं। फिर हम क्या देखेंगे? संधि के भेद। क्या देखेंगे? संधि के भेद। संधि के भेद। आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर देना, और आपका अंगूठा जो है वह लाइक बटन पे टच कर देना है। सब्सक्राइब करने के कोई चार्ज नहीं होता है, लाइक भी करने के कोई आपका नुकसान नहीं होगा। आप सभी अगर पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे या कहीं से, तो आपका लाभ ही होगा किसी न किसी पेपर में, क्योंकि बोला जाता है पढ़ाई कभी जाया नहीं जाती है। तो क्या है, अब हम देख रहे हैं संधि के भेद।
तो हम लिखते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। अब हम देखेंगे तो वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं। तो हमारा जो संधि का पहला भेद है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। क्या बोलते हैं उसे? स्वर संधि बोलते हैं। और जो दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। क्या होगा? दूसरा व्यंजन संधि होगा। इसके बाद जब तीसरा संधि होती है, यानी जो तीसरी संधि होती है वह क्या होती है कि वह विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वह विसर्ग संधि होती है। हो सकता है आपको आवाज अभी तक कम आ रही होगी क्योंकि मैं भूल गया था माइक लगाना। क्या होगा कि संधि के 3 भेद होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा आवाज हो सकता ना आई हो। तो संधि का अर्थ जो होता है वह जोड़ या योग होता है या मेल होता है। संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम विग्रह होता है। अर्थ मेल या जोड़, 2 वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा क्या होगी? 2 वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होगा, या जब 2 वर्ण मिलेंगे तो एक तीसरा शब्द बनेगा, तो उस विकार को उसे हम क्या बोलते हैं? उसे संधि कहते हैं। इसके बाद देखते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर संधि। कौन सा? पहला स्वर संधि। जो दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा? व्यंजन दूसरा क्या है कि व्यंजन संधि होगा। जो तीसरा होता है वह कौन सा होता है? विसर्ग। क्या? विसर्ग संधि होती है। कौन कौन सी संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप सभी को अब देखेंगे हम क्या जो सबसे पहले पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? पहले स्वर संधि को हम पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि हम देख लेते हैं। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? क्या कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? जहां पर क्या होगा? 2 स्वरों के मेल पे, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वह स्वर संधि कहलाएगी। कैसे? वर्ण होगा, यानी एक शब्द इधर लिखा जाएगा और दूसरा शब्द इधर लिखा जाएगा, यानी एक पहले की तरफ, दूसरा दूसरे की तरफ। जो यहाँ पर हमारा पहला शब्द का यानी पहले शब्द का लास्ट होगा और दूसरे शब्द का जो पहला होगा वह, यानी दोनों तरफ जो शब्द समाप्त होगा वह क्या होगा? पहला लास्ट में स्वर होगा, और जो दूसरा शुरू होगा वह भी हमारा स्वर से शुरू होगा, इसलिए वह स्वर संधि कहलाएगी। तो क्या है परिभाषा? कि 2 स्वरों के मेल से दो स्वरों के मेल से जो स्वरों में
जो स्वरों में विकार उत्पन्न होता है या होगा, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे क्या कि स्वर संधि के भेद। क्या देखेंगे? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। अब हम देखेंगे स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के भेद कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि के जो भेद होते हैं वह होते हैं 5 प्रकार से। कितने? 5 प्रकार से होते हैं। तो हम सभी लिखते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्या? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हम पहला देखते हैं। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या है कि गुण स्वर संधि। क्या? कि गुण स्वर संधि। तीसरा देखेंगे, 5 भेद होते हैं। तो तीसरा क्या है? यड़। तीसरा क्या है? यड़ स्वर संधि। इसके बाद 2 और बचते हैं। कौन सा? वृद्धि संधि। चौथा है वृद्धि स्वर संधि। कौन सा? वृद्धि स्वर संधि। फिर आता है पांचवा यानी स्वर के भेद में 5वां भेद क्या है? अयादि स्वर संधि। क्या? अयादि या फिर अयादि स्वर संधि। क्या? अयादि स्वर संधि। ये हमारे स्वर संधि के भेद हो गए। ये हमारा हो गया स्वर संधि के भेद। अब हम शुरू करेंगे क्या कि स्वर संधि के भेद में पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। क्या देखेंगे? पहला दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। इसकी परिभाषा क्या होगी कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, क्या? यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, क्या? यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए। क्या? यदि ह्रस्व स्वर
या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो क्या होगा, उन दोनों को मिलाकर हम हमेशा दीर्घ कर देंगे। क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे, तो हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इसकी परिभाषा हम लिखते हैं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ क्या, यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ कौन सा, आ, ई, उ और री, ये आते हैं ह्रस्व के अंतर्गत। क्या लिखेंगे, यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद स्वर के बाद क्या, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री स्वर है, इसके बाद कोई के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, दीर्घ स्वर आए तो क्या हो, दीर्घ स्वर आए तो उन दोनों को मिलाकर, क्या कि उन दोनों को मिलाकर क्या करेंगे, उन दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। उन दोनों को मिलाकर हम दीर्घ कर देंगे। क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। या फिर क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं यहां पर, उन दोनों को या उन दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से जब समझेंगे तो हम बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। हो सकता है परिभाषा में आपको ना समझ में आया हो, लेकिन अगर परिभाषा आपको समझ में आ जाती तो उदाहरण बहुत ही आसानी से हम समझ लेंगे। लेकिन दोनों के माध्यम से हम पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो क्या बोला गया है, ह्रस्व या दीर्घ, तो सबसे पहले देखते हैं, चाहे आ आएगा और धन आ आएगा तो क्या होगा, उन दोनों को मिलाकर हम हमेशा दीर्घ कर देंगे। यानी हमेशा दीर्घ बड़ा होता है तो दीर्घ ऐसे हम कर देंगे। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, क्या उदाहरण क्या होगा कि परम धन अर्थी, परम धन अर्थी, यहां पर क्या है, इस माह में हमारा आ है और उसके बाद क्या है कि जो दूसरा शब्द है उसमें भी आ है, यहां पर क्या आया है, आ आया है। तो इन दोनों को मिलाकर, किसको, इन दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे कि दीर्घ कर देंगे। क्या करेंगे कि दीर्घ कर देंगे। तो ये जो परम धन अर्थी शब्द है यह क्या बन जाएगा, क्या करेंगे, जब दीर्घ करेंगे तो दीर्घ की मात्रा लगा देंगे, तो परमार्थी, परमार्थी शब्द बन जाएगा। तो यहां पर क्या है कि यहां पर देखें हम ध्यान से तो दीर्घ नजर आता है। अगर हम दीर्घ संधि की पहचान भी करना चाहेंगे तो 99% है, आप सभी पहचान जाएंगे। कैसे, जब हम उन दोनों वर्णों को अलग करेंगे या जोड़ेंगे, अलग अलग रहेंगे तो जोड़ेंगे, तो जब मेल करेंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर दीर्घ हो जाएगा। जहां पर हमें दीर्घ दिखाई दे जाएगा वहां से हम किसी शब्द को तोड़ देंगे तो भी हम पहचान जाएंगे कि यह दीर्घ स्वर संधि है। क्या दीर्घ स्वर संधि है। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण, यानी इसी का ही एक दो और देखते हैं।
क्या है कि धन धन अर्थी, क्या धन धन अर्थी। यहां पर भी हम देख रहे हैं क्या कि धन शब्द में आ आया है और अर्थी शब्द में भी आ आया है। इसका जब हम दीर्घ करेंगे तो क्या हो जाएगा, धनार्थी शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनार्थी शब्द हो जाएगा। इसमें हम यहां पर देख रहे हैं कि ह्रस्व आ का दीर्घ कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्या कि जब हम आधन आ को भी मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परिभाषा में दिया गया था ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो उनको मिलाकर हम क्या करेंगे, दीर्घ कर देंगे। यानी यहां पर दीर्घ और दीर्घ के बाद दिया है तब भी हम इसे दीर्घ करेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं क्या, शिक्षा धन आलय, क्या आलय। यहां पर भी देख रहे हैं कि यहां दीर्घ आ आया हुआ है और यहां पर भी दीर्घ आ आया हुआ है। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो भी दीर्घ है और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है वह भी दीर्घ है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर भी हम क्या बनाएंगे, दीर्घ ही बनाएंगे परिभाषा के अनुसार। तब हमारा जो शब्द मिलकर बनेगा, जो विकार उत्पन्न होने पर नया शब्द मिलेगा वह क्या बनेगा, शिक्षा लय। क्या बनेगा, शिक्षा लय शब्द बनेगा। इसका एक और उदाहरण देखते हैं क्या कि महाधन, क्या कि महाधन आश्रय। यहां पर भी महा में आ शब्द आया है दीर्घ और आश्रय में आ शब्द आया है दीर्घ। इन दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, दीर्घ। तो हमारा जो नया शब्द बनेगा वह क्या बनेगा, महाशय। क्या बन जाएगा, महाशय शब्द बन जाएगा। फिर हम देखते हैं क्या कि जो है यहां ह्रस्व आ है, यहां दीर्घ आ है, लेकिन आप सभी ध्यान देना, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो या ह्रस्व दीर्घ हो या दीर्घ और ह्रस्व हो, यानी कोई भी मिलेगा सेम तब वहां पर हम दीर्घ ही करेंगे। जैसे एक और देख लीजिए, तथा धन अपि। क्या, तथा धन अपि। यहां पर देखते हैं क्या कि दीर्घ आ है और यहां पर ह्रस्व आ है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, दीर्घ आ करेंगे। हम सभी देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि तथा में दीर्घ आ आया है और अपि में ह्रस्व आ आया है, लेकिन फिर भी हम इसका दीर्घ करेंगे। क्या बोला गया था परिभाषा में, ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो हम उसका दीर्घ ही करेंगे। चाहे यहां पर ह्रस्व होता और यहां पर दीर्घ होता तब भी हम उसका दीर्घ ही करते। तो यहां पर जो शब्द बनेगा वह क्या बनेगा, तथापि। क्या बन जाएगा शब्द, तथापि शब्द बन जाएगा। तथापि शब्द बन जाएगा। अब हम देखते हैं क्या कि ये तो हमारा आ के अंतर्गत आया था, अब हम देखेंगे ई के अंतर्गत। क्या, ई के अंतर्गत जो यहां पर बनेगा क्या हो जाएगा,
ई हो जाएगा, क्योंकि परिभाषा में बताया गया है ह्रस्व या चाहे ह्रस्व या दीर्घ है, उसके बाद ह्रस्व या दीर्घ फिर भी आएगा तो उसका हम क्या करेंगे, दीर्घ ही करेंगे। आगे जब हम इसका उदाहरण देखेंगे तो देखते हैं क्या, कविधन इंद्र, यहां पर ई है तो यहां पर भी ई है, लेकिन दोनों में क्या है, ह्रस्व ई है। जब हम इसका संधि करेंगे यानी इसके जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, कवींद्र शब्द बनेगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या, कि दीर्घ ई नजर आ रही है, यानी बड़ी ई नजर आ रही है, यानी संधि वाले शब्द में ज्यादा से ज्यादा अधिकतर आपको मिलेगा क्या, दूसरे या तीसरे वर्ण पे, दूसरे या तीसरे वर्ण पे हमें ध्यान देना होगा। वहां पर हमें चाहे दीर्घ आ मिले, चाहे दीर्घ ई मिले, चाहे दीर्घ उ मिले, तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगी। इसका हम और उदाहरण देखते हैं क्या, कि मनुधन इंद्र, क्या देखेंगे, मुनिधन इंद्र। यहां पर क्या है कि दीर्घ ई है, मुनि होता है, तो सॉरी ये गलत लिख गया है, मुनि होता है, मुनि। यहां पर क्या है कि ह्रस्व ई है और यहां पर भी ह्रस्व ई है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ इस बनेगा। और जो हमारा नया शब्द मिलेगा क्या हो जाएगा, मुनीन्द्र, क्या हो जाएगा, मुनीन्द्र। इस ना के ऊपर देखिए दूसरा शब्द ही है, दूसरे या तीसरे पर हमें हमेशा दीर्घ मिलेगा, तो यहां पर क्या हो गया, मुनीन्द्र हो गया शब्द। इसके बाद और उदाहरण देखते हैं क्या, अभिधन ईष्ट, क्या देखेंगे, अभिधन ईष्ट, अभिधन इष्ट। यहां पर क्या है, ह्रस्व ई है, यहां पर क्या है, ह्रस्व ई है, इष्ट में ह्रस्व ई, अभी में ह्रस्व ई, और जब हम इन दोनों का मेल करेंगे तो हो जाएगा क्या, दीर्घ ई हो जाएगा। तो हमारा जो नया शब्द बनेगा वह क्या बनेगा, अभीष्ट शब्द बन जाएगा। और हम सभी देख रहे हैं कि दूसरे वर्ण पे हमें दीर्घ दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं कि आज की क्लास में ज्यादा लंबी क्लास ना करते हुए आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। अभी हमारा क्या हुआ है, संधि में दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। अभी हमने आ और ई के उदाहरण देखे हैं। कुछ उदाहरण हम इसके कल जब क्लास शुरू होगी तो कल देख लेंगे, यानी कल हम दीर्घ स्वर संधि समाप्त कर देंगे और एक कोई और संधि, कोई क्या, हम इसके बाद यण संधि या फिर गुण संधि को पढ़ेंगे। तो हमारा जो इसके अलावा कुछ और उदाहरण बचे हैं, जैसे ई में थोड़ा और बता दिया जाएगा, उ में भी बता दिया जाएगा, और एक दो उदाहरण री के मिल जाते हैं, री के ज्यादा उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे, तो गिने चुने मिलेंगे री के। तो कल ई के और उ के और उदाहरण बताया जाएगा तो हमारा दीर्घ स्वर संधि समाप्त हो जाएगा और यण या फिर गुण संधि को कल हम पढ़ लेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।